एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम टार्सन एंड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे एंड ऑफ कोर्स हम वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब टार्सन बेसिकली ये एक लीडिंग इंडियन लैबवेयर कंपनी है। सो इनके अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस या एकेडमिया इंस्टीट्यूट्स या फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ या CROs जो हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, या डायग्नोस्टिक कंपनीज़ हो गई, जैसे आपका डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो गया या मेट्रोपोलिस हो गया, थायरोकेयर, या हॉस्पिटल्स हो गया, वहाँ यूज़ होते हैं। सो यहाँ पर जहाँ पर भी रिसर्च का काम होता है या डायग्नोस्टिक कंपनीज़, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो अगर आप इनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि बेसिकली ये लोग बेचते क्या हैं। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये 3 कैटेगरीज़ में हैं। एक आपका कंज्यूमेबल्स हो गया, तो कंज्यूमेबल में आपका क्या आ जाता है, आपका पेट्री डिश आ जाता है, सो पिपेट्स आ जाते हैं, या सेंट्रीफ्यूज वेयर आता है। एंड ये अगर FY21 की हम बात करें तो 61% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। रीयूजेबल्स की अगर मैं बात करूं तो अगेन बॉटल्स एंड कार्बॉयज़ हो गया, आपका बीकर्स हो गया, मेजरिंग सिलेंडर्स हो गए, रैक्स हो गए, एंड अदर्स में अगर आप देखोगे अगेन वॉरटेक्स शेकर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूज हो गया। सो जहाँ पर भी आप इनके देखिए, पिपेट टिप्स देखिए, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स देखिए, पेट्री डिशेस देखिए। जब अगर आपने कभी स्कूल में रिसर्च की हो या साइंस लैब में आप देखते हो कि ये पेट्री डिशेस बहुत यूज़ होते थे, या सिलेंडर्स हो गए आपके, या बॉटल्स हो गए। तो जहाँ जहाँ रिसर्च का काम होता है वहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कंपनी करती क्या है। अगर आप इनके कस्टमर्स देख लीजिए, आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर रेड्डीज़ हो गया, देन कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आपका सिंजीन हो गया, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में डॉक्टर लाल पैथलैब्स हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया। एक्सपोर्ट में भी अगर आप देखोगे तो इनके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं। सो जहाँ जहाँ अगेन रिसर्च का काम होगा, जहाँ जहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप देख लो, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब आप देख रहे हो कि CDMO CRO के काम कितने बढ़ रहे हैं, तो वहाँ इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। तो हर रेप्यूटेड नेम आप देख लो, वहाँ इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। सो एक तरह से अगर आप एंड यूज़र इंडस्ट्री देख लो, जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया या CROs हो गया या डायग्नोस्टिक इंडस्ट्रीज़ हो गए, यहाँ पर जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगी इसका फ़ायदा टार्सन को इनडायरेक्टली हो गया। तो आप डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री जैसे डबल डिजिट ग्रोथ की बात चल रही है तो अगेन टार्सन को फ़ायदा होगा। यहाँ CDMO CROs की जो ग्रोथ की बात चल रही है, अगेन टार्सन को फ़ायदा होगा। तो एक तरह से प्रॉक्सी प्लेयर आप बोल सकते हो इन इंडस्ट्री का। तो ये इंडस्ट्रीज़ जैसे जैसे अच्छे से काम करेंगी, जैसे जैसे इन इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ होगी, इनडायरेक्टली टार्सन में भी ग्रोथ होगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है, कोई भी कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। तो क्योंकि अगर ग्रोथ आएगी, अर्निंग्स में ग्रोथ होगी, तो आपके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ होगी। सो द थिंग इज़ कि ये कंपनी मुझे इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ बहुत ह्यूज होने वाली है। तो आप इंडस्ट्री देख लो, वहाँ भी ग्रोथ होने वाली है, हम अभी बात करेंगे। और कंपनी केपेक्स कर रही है, और जिस लाइन में केपेक्स कर रही है अगेन वहाँ से भी कंपनी को बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। तो अगर आप लैबवेयर मार्केट देखोगे ना, यहाँ पर ग्लास वेयर प्रोडक्ट्स भी होते हैं और प्लास्टिक वेयर भी होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ग्लास वेयर टू प्लास्टिक वेयर। सो इसके कुछ अपने रीजंस हैं। ईज़ ऑफ हैंडलिंग हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, या कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, प्लास्टिक कंपैरेटिवली चीपर है देन ग्लास वेयर, या सेफ्टी की बात आ गई, टूटने की बात आ गई। तो इन रीजंस की वजह से आप देखोगे कि ये इंडस्ट्री में ग्लास वेयर टू प्लास्टिक वेयर शिफ्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आप CAGR ग्रोथ देखिए। अगर मैं ग्लोबल बात करूँ प्लास्टिक वेयर की, तो वहाँ पर ऑलमोस्ट 10% की CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करो, इंडिया प्लास्टिक वेयर लेबोरेटरी कंज्यूमेबल्स मार्केट की बात करो, यहाँ पर CAGR ग्रोथ ही आपकी 15% के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ ह्यूज। एंड अगर आप इंडस्ट्री में ही देख रहे हो कि इतनी अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ है, तो टार्सन बीइंग अ वेरी स्मॉल कंपनी या स्मॉल बेस होने की वजह से यहाँ पर ग्रोथ और अच्छी आ सकती है। तो जैसे मैं आपसे कह रही थी कि जो कंज्यूमेबल, जैसे हमने बात की थी कि कंज्यूमेबल्स इनका एक सेगमेंट है, रीयूजेबल है एंड अदर्स है। तो कंज्यूमेबल्स में आप देखिए ऑलमोस्ट 15% के आसपास CAGR ग्रोथ है। रीयूजेबल की बात कीजिए, ऑलमोस्ट 11% के आसपास इनकी CAGR ग्रोथ है।
एंड पीसीआर एंड सेल कल्चर हम इसकी बात करेंगे, जिसमें ये लोग केपेक्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप ग्रोथ देखिए, ऑलमोस्ट 18.4% की ग्रोथ है, CAGR ग्रोथ, अगर मैं 2020 से 2025 की बात करूँ तो इंडस्ट्री में इतनी ह्यूज ग्रोथ है, तो ये कंपनी में काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। तो अगर मैं लैबवेयर मार्केट की बात करूँ ना, जिसमें आपका प्लास्टिक भी आ गया, ग्लास भी आ गया, तो ग्लोबल अगर CAGR ग्रोथ देखोगे तो 4.5% के आसपास है। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक लैबवेयर मार्केट की बात करूं तो दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 16% CAGR फ्रॉम 2020 टू 2025। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या है, तो आप एक तो ये कंपनी लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ लैबवेयर हो गई विद अगेन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, एंड इनकी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी है। एंड आप इंडिया की अगर मैं बात करूं तो हर रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गई या डायग्नोस्टिक कंपनी हो गई, ये इनके क्लाइंट्स हैं। देन ये कंपनी एक बोल सकते हैं कि स्वीट स्पॉट पे है ये इस इंडस्ट्री में, जहाँ पे डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो ये एक ह्यूज गेम चेंजर है। देन इनके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है विद डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब जो पहले क्या होता था ना कि पहले बहुत सारी ये सारे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हम प्रोडक्ट्स ये देख रहे हैं जिनमें ये डील करते हैं, ये बेसिकली इंपोर्ट किए जाते थे। तो बहुत सारी MNCs कंपनीज आपको दिख रही होंगी, ये यहाँ से हम इंपोर्ट करते थे, इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अभी टार्सन ने काफ़ी अच्छा अपना ब्रांड बिल्डअप किया है। एंड इनका अब अगर आप MNC कंपनीज देखोगे तो वो डायरेक्टली कस्टमर्स से डील करती हैं। तो मान लो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी से डायरेक्ट डील करेगी, लेकिन टार्सन बेसिकली उन डिस्ट्रीब्यूटर्स से डील करती है। तो अगर आप इनका देखोगे, इनके लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स है विद डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो एक डाइवर्स सेट ऑफ एंड कंज्यूमर है अगर पैन इंडिया की बात करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की जो हम बात करते हैं, इंडस्ट्री में एक तो ग्रोथ है ही, लेकिन इनकी नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ क्या हो सकती है, इनका केपेक्स आ रहा है, दैट इज़ इनटू PCR एंड सेल कल्चर। यहाँ पे आप देख रहे हो इनकी CAGR ग्रोथ ही डबल डिजिट में है। अब अगर आप प्लास्टिक वेयर का मार्केट देखोगे, दैट इज़ ऑलमोस्ट 1200 crores, जिसमें से 40% इज़ PCR एंड सेल कल्चर, जिसमें ये लोग थे ही नहीं। मतलब 40% के मार्केट में ये लोग थे ही नहीं, एंड अब ये लोग उस 40% मार्केट में आ रहे हैं, मतलब ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ। तो इसीलिए आई एम वेरी बुलिश, ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है, आई एम वेरी बुलिश इन दिस कंपनी। 2 रीजन्स, एक तो इंडस्ट्री ग्रोथ ही बहुत ह्यूज है, और सेकेंड जो इनका केपेक्स आ रहा है, एंड थर्ड इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मॉडल में जा रहे हैं ये। तो इनकी स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटी के लिए ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनका स्टेरिलाइजेशन कॉस्ट देखोगे ना, वही बहुत ज़्यादा है, राइट। सो उस वजह से जब वहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इन हाउस चीज़ें होगी, तो ऐसे केस में इनके मार्जिन्स जो हैं, EBITDA मार्जिन्स जो है, वहाँ पर आपको इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। सो व्हाट इज़ द क्रक्स? हर कंपनी में एक क्रक्स होता है, एक वैसी चीज़ होती है जो उसको आगे ग्रोथ पाथ पे ले जाए। इस कंपनी में क्या है वो क्रक्स, क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़? एक तो इंडस्ट्री ग्रोथ, ठीक है, उसकी हमने बात कर ली। सेकंड, इनका जो केपेक्स आ रहा है PCR एंड सेल कल्चर में। थर्ड, इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो स्टेरिलाइजेशन फैसिलिटी में आ रहा है। फोर्थ, ये लोग एक्सपोर्ट्स पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट से भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर आप नज़र डालेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑलमोस्ट 17% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई। ग्रॉस प्रॉफिट की अगेन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। EBITDA आप देखिए, वहाँ पे भी ग्रोथ हुई है। अब यहाँ पे अगर आप इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स देखेंगे ना, रेवेन्यू में देखिए ऑलमोस्ट 13% की CAGR ग्रोथ है। EBITDA अगेन 20% CAGR ग्रोथ। नाउ आप इनका GP मार्जिन देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अगर मैं 9 months FY22 की बात करूं, दैट इज़ 79%। इतना ह्यूज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मली किसी का होता नहीं है। देन EBITDA मार्जिन आप देखिए, ऑलमोस्ट 50% के आसपास EBITDA मार्जिन है। पैट मार्जिन अगेन वेरी गुड। अगर हम इनके कुछ कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, आप हर इसमें देखिए, ग्रॉस मार्जिन देखिए, EBITDA मार्जिन देखिए, नेट मार्जिन देखिए, ROE ROCE देखिए, टार्सन हमेशा नंबर 1 पे है। एंड उसके बाद थर्मो फिशर साइंटिफिक, जो ये थर्मो फिशर है, अगेन ये MNC कंपनी है। थर्मो फिशर एक्चुअली, अब आप बोलोगे कि टार्सन के मार्जिन्स इतने ज़्यादा, थर्मो फिशर बीइंग एन MNC और इतनी बड़ी कंपनी, तो अगेन थर्मो फिशर इतनी बड़ी है
कि उसके हिसाब से जो इनके एबिडा मार्जिन्स हैं और थर्मो फिशर के वो बहुत अच्छे हैं। सो टार्सन बहुत छोटी कंपनी है, उसके हिसाब से ऑफ कोर्स एबिडा मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन थर्मो फिशर बीइंग अ वेरी बिग कंपनी, उन्होंने जो एबिडा मार्जिन्स अपने मेंटेन किए हैं दैट इज़ वेरी गुड। सो बाकी अगर आप इंडियन कॉम्पिटिटर्स की बात करोगे तो रेमी हो गया, जेनेक्सी हो गया, एब्डॉज हो गया, एक्यूमेक्स हो गया, ये कुछ इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। अब हम रिस्क की बात करते हैं। अब सबसे पहला रिस्क ये है कि इनके जो प्रोडक्ट्स ये लोग बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल इनको लगता है प्लास्टिक ग्रेड्स, सो वो रॉ मटेरियल मेजॉरिटी इनको इंपोर्ट करना पड़ता है जो इंडिया में नहीं मिलता है। अब यहाँ क्या दिक्कत है कि अगर आप इनका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी देखोगे तो एनुअल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है, जो अगर इनको प्राइस बढ़ाना है या कम करना है जो भी, वो एनुअली होता है। तो इस बीच अगर मान लो कि इनकी एनुअल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो गई और उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस अगर बढ़ गए तो इनके एबिडा मार्जिन्स में दिक्कत आ सकती है। हालांकि कंपनी ये बोलती है कि अगर बहुत रॉ मटेरियल वेरिएशन आ जाता है, रॉ मटेरियल प्राइस में वेरिएशन आ जाता है, तो ये लोग एक्सेप्शनल सिचुएशन में वो पास ऑन कर देते हैं। लेकिन अगर वो पास ऑन नहीं कर पाए क्योंकि एनुअल प्राइस रिविजन होता है, तो यहाँ पर एबिडा मार्जिन्स में आपको थोड़ा असर दिख सकता है। नेक्स्ट रिस्क इनका ये है, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन रिस्क थोड़ा हो जाता है। जैसे अगर आप इनके सारे प्लान्स देखोगे, सारे प्लान्स इनके वेस्ट बंगाल में हैं, तो एक स्टेट में सारे प्लान्स होने की वजह से अगर वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल इशू हो जाता है या कोई भी इशू हो जाता है तो इनको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। अब हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। अब मैनेजमेंट को लगता है बाय 2024 इनका रेवेन्यू 500 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए। अब अगर मैं मार्जिन्स जो हैं इनके एबिडा मार्जिन्स वो आज जितने हैं उतने ही अगर मैं पकड़ूं तो मुझे लगता है कि 225 करोड़ के आसपास इनका एबिडा जा सकता है। अब मुझे इस नंबर्स को देख के मुझे आज का वैल्यूएशन ठीक लगता है। ऑफ कोर्स ये मेरा ओपिनियन है एंड आप खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिएगा और आप अब डिसाइड कीजिएगा कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको टार्सन एंड प्रोडक्ट्स के बारे में क्या लगता है, आपकी रिसर्च क्या है और आपको क्या लगता है कि ग्रोथ कहाँ तक जा सकती है। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।